is, puts it away to the boundary. सर पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल भारत के जो बेहतरीन प्रदर्शन था और हमें जीत मिली, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर कैसा रहा कल का मैच? बहुत रोमांचक मैच रहा। भारत और पाकिस्तान पूरे विश्व में क्रिकेट के जिस प्रकार के मैच खेलने के लिए और जिस प्रकार का रोमांच पैदा करने के लिए जाने जाते हैं, कल वो मैदान में 100% दिखा। और मुझे याद नहीं आता कि पिछले 8-10 सालों में कोई क्रिकेट का फाइनल मैच इतना रोमांचक हुआ, इतना हाई वोल्टेज हुआ हो। और आपको भी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अभी तक हमने भारत पाकिस्तान के ढेरों मैच देखे हैं, बहुत मैच देखे हैं, पर इस बार का एशिया कप कई दृष्टि से, कई मायनों से अलग था। इस बार थोड़ा राजनीतिकरण भी था, थोड़ा देश का एक सेंटिमेंट अलग था। और इस बार हमने प्रधानमंत्री का ट्वीट भी देखा जिसमें उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर ऑन ग्राउंड, ऑन क्रिकेट फील्ड। सर आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे मैच को, और जो कल का एक कह सकते हैं एक हाई वोल्टेज ड्रामा जो हमने देखा, चाहे वो ट्रॉफी, जब भारत को ट्रॉफी मिलने वाली थी और जो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के नकवी जी, वो भी मतलब वो अड़ गए कि मैं ही दूंगा, मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं देने दूंगा अगर कोई और देगा तो। कैसा लगा सर आपको ये सब देख करके? क्या आपका टेक रहा इसके ऊपर? मैच के देखिए, मैच के 2-3 भाग हैं। पहले तो भारत पाकिस्तान के बीच मैच का जो रोमांच रहा, खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन रहा और दर्शकों की जो प्रतिक्रिया रही, उसके बाद परिणाम आने के बाद देश भर में जो जश्न का माहौल रहा, इस सब के अपने अपने कलर हैं। इसके अलावा मैदान पे जो ट्रॉफी को देने न देने की मशक्कत की, उनके हाथ से हम नहीं लेंगे, और ये 1.5-2 घंटे तक ये भी चला। और भारत ने बहुत दृढ़ता दिखाई वहां पर कि वो अपने मूल्यों से, अपने विचार से पीछे जाने वाला देश नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने ट्रॉफी जीती, मेडल्स नहीं मिले, उसको ट्रॉफी नहीं मिली, पर उन्होंने फिर भी सेलिब्रेट किया मैदान को, उसी जगह पे सेलिब्रेट किया जहां ट्रॉफी मिलनी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इनके हाथ से नहीं लेंगे जी। और तो तीसरी बात थी कि जो मैच का रोमांच था वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा था, बहुत क्लोज मैच था। अब तक पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में इतना अच्छा खेला नहीं था जितना उसने कल खेला, यानी फाइनल। पाकिस्तान का अब तक का सबसे प्रदर्शन था इस टूर्नामेंट में जो कल उन्होंने बहुत कसी फील्डिंग की, बहुत अच्छी गेंदबाजी की, खास करके शाहीन अफरीदी ने। लेकिन इसके बावजूद भारत अगर जीत गया तो भारत की जीत की वजह जानते हैं क्या है जी? क्यों भारत को विश्व की सबसे मजबूत, सबसे बड़ी क्रिकेट टीम कहा जा सकता है? उसका उदाहरण है कि बड़े मैचों की टीम बन चुकी है भारत जी। कैसे कि आपके शीर्ष 3 बल्लेबाज 21 रन पर आउट हो जाते हैं, उसके बावजूद भी आप उस मनोबल को बना के रखते हैं, दबाव में नहीं आते, और पूरा मैच हमारे 3-4 लड़के निकाल के बाहर तक ले जाते हैं। बिल्कुल, जैसे हमने देखा शुरू के 3 ओवर में भारत के विकेट लगातार गिर गए और एक प्रेशर आ गया था। उस समय पर तिलक वर्मा और शिवम दुबे की जोड़ी ने वहाँ पर थोड़ा मोर्चा संभाला। पर इसमें एक चीज़ और नहीं देखेंगे क्या आप कि पाकिस्तान का जो खेल का स्तर था वो तो थोड़ा ऊंचा रहा ही, पर जो भारत के बल्लेबाज थे क्या वो थोड़े दबाव में कल गिर गए, जो शुरू का टॉप ऑर्डर था? नहीं, ये तो कहा जाएगा। देखिए, जब स्पष्ट समीक्षा आप करेंगे तो भारत में जैसे सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में ही उनके अपने स्तर से बहुत नीचे रहा। यानी कि उन्होंने तो मेरे ख्याल से एक में 47 के अलावा तो कोई रन ही नहीं है, बिल्कुल दहाई में भी नहीं पहुंचे जाते। जब जरूरत थी थोड़ा आराम से खेलने की, वो भी कल शॉट खेल अभिषेक शर्मा ने भी एक ऐसा शॉट खेला जिसकी आवश्यकता नहीं थी। और ना तो सूर्य कुमार यादव की भी जो शॉट की कोई आवश्यकता उस समय नहीं थी। इन दोनों ने पता नहीं या तो मिजाज को नहीं समझा या धैर्य खो बैठे। और आप देखिए कि जब तीसरा विकेट भी भारत के गिर जाता है और पाकिस्तान के बॉलर लगातार दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके लिए भी करो या मरो जैसी स्थिति थी। उन्हें अपने देश में लोगों को फेस करना है, मुंह दिखाना है। विश्व क्रिकेट तो बाद की चीज़ है, पहले तो अपने देश को देख लें वो कि अपने देश में उनका क्या स्वागत होने वाला है। लेकिन जो भारत का मनोबल था ये कि 3 विकेट खोने के बाद भी, इसी को कहते हैं, देखिए कि भारत की टीम आज इतनी मजबूत है, इतना बड़ा पूल है कि पांड्या भी नहीं है, 3 स्टार बल्लेबाज भी आप खो रहे हैं, उसके बावजूद आप जीत कर टूर्नामेंट में बहुत कसा हुआ मैच, जिस पर बहुत भारी मनोवैज्ञानिक दबाव के बीच से आपके खिलाड़ी जीतते हुए निकल गए। ये बदले हुए भारत की बदली हुई टीम या नई पीढ़ी के जोश की टीम है। यानी सीनियर्स की गैर मौजूदगी में एक बिल्कुल युवा टीम है, बिल्कुल, और उसके बावजूद इतना मतलब हाई वोल्टेज, इतना प्रेशर वाला मैच भी वो निकाल करके ले गए। और आज एक बात और जान लीजिए, इतनी ही मजबूत भारत में अगर कुल मिलाएंगे 3 टीमें बन सकती हैं। इतना टैलेंट है, इतने तो हमारे बेंच पे बैठे हुए हैं। आप कल रिंकू को देखिए, रिंकू वो बेचारे को पूरे टूर्नामेंट में एक मैच खेलने आए, पर ये किस्मत भी मैं कहूंगा। रिंकू का कॉन्फिडेंस देखिए कि रिंकू ने कहा कि मुझे ये टीस थी कि थोड़ा जल्दी आ जाता तो 4-6 छक्के और मार लेता। यानी कॉन्फिडेंस उस आदमी का देखिए, और कितना क्लीन शॉट रिंकू ने जो विजयी शॉट मारा, उसकी सबसे खूबसूरत बात है कॉन्फिडेंस देखें। ठीक है, 3 गेंद पे 1 रन है, अलग बात है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा प्रेशर, पहली गेंद, पहली बार टूर्नामेंट में आप पैड पहन के उतर रहे हो, और क्या एकदम ग्रेट शॉट, क्लीन शॉट बिल्कुल।
जिसे क्रिकेटिंग शॉट कह सकते हैं हर बिल्कुल। मायने में टेक्निकली। वो बड़ा सम्मानित विनिंग शॉट है, उसका सम्मान होना चाहिए उसकी अपनी क्वालिटी के लिए भी। अच्छा, इस पूरे एशिया कप में हम आपने कहा कि पाकिस्तान का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, पर वो पाकिस्तान की टीम में जो पहले एक गेंदबाजी में धार दिखती थी, वो जो एक दहशत हुआ करती थी बल्लेबाज के मन में कि भाई अब ये शोएब अख्तर गेंद लेकर के आ रहे हैं, वसीम अकरम गेंद लेकर के आ रहे हैं, और वो कान के बराबर से सीटी बजाते हुए निकल बहुत, जाती थी। बिल्कुल। अब वो चीज़ नहीं देखने को मिलती। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए पाकिस्तान की गेंदबाजी की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना चाहिए। तो मैं बताऊं कि 78 मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया। जी। थोड़ा आपको हिस्ट्री में ले जाता हूँ। पाकिस्तान के उस समय जो बॉलर थे इमरान खान, बहुत तेज फेंकते थे। जी। पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप का कोई बॉलर अपनी रफ्तार के लिए दहशत मचा रहा था। इयान चैपल, ग्रेग चैपल जैसे बड़े बल्लेबाज इमरान के बाउंसर से मात खा रहे थे। उसके बाद वसीम अकरम 85 में आते हैं, 89 में वकार यूनुस आ जाते हैं, और मिड 90s में शोएब अख्तर आते हैं, बीच मोहम्मद सामी आते हैं, मोहम्मद जाहिद आते हैं। ये बिल्कुल खतरनाक पेस बैटरी है। तो उस क्वालिटी के बॉलर तो आज नहीं है। अब हारिस रऊफ को मैं इस क्वालिटी का नहीं देख पाया। शाहीन अफरीदी ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन इन टोटल उनकी क्वालिटी वसीम अकरम वाली तो नहीं है। और ये लोग जो है साइड आर्म एक्शन वाले बॉलर भारत के बल्लेबाजों को कभी नहीं छका सकते। आप स्पष्ट जान लीजिए, भारत के बल्लेबाजों को चकमा देने में या तो बहुत क्विक आर्म एक्शन का बॉलर हो, हाई आर्म एक्शन का बॉलर हो, या गेंद अंतिम समय तक जज न करने दे कि वो करेगा क्या। तो पाकिस्तान की गेंदबाजी को मैं अब उतना धारदार देखता नहीं, और बल्लेबाजी में भी बहुत गिरावट है। क्षेत्र रक्षण पाकिस्तान का यानी फील्डिंग तब भी बहुत खराब थी, आज भी है, आज भी बहुत खराब है। कल के मैच में तो फिर कल के मैच में फिर भी पाकिस्तान के फील्डरों ने 2-3 बहुत अच्छे कैच लिए। एक खाली मिस्ड कैच था, बाकी सब उन्होंने क्लीन कैच पकड़े हैं। तो उन्होंने ये ठाना था कि आज तो हमें किसी भी तरह से कोई कमजोरी नहीं दिखानी है। लेकिन जब आप अपनी बल्लेबाजी में 113 रन पे 1 विकेट, 12.4 ओवर, और आप अगले 33 रनों में 9 विकेट गंवा देते हैं, इसका मतलब है कि आपकी टीम में ना तो स्थायित्व है, ना कोई योजना है, ना कोई तैयारी है, और मनोबल तो आपका कहीं से कहीं तक भारत के आगे टिकता ही नहीं। बिल्कुल। और वो अंतर भी दिखा, मतलब आप ये मान के चलिए मात्र 30 रन के अंदर अंदर वो पूरी टीम ढह गई, और वो पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हुआ करते थे वो इतनी धारदार हुआ करते हैं, अब वो नहीं है। भारत की बल्लेबाजी आप चाहे डे 1 से देखिए, हमारे पास सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे हैं, वो आज भी दिखता है, चाहे वो तिलक वर्मा के रूप में दिखे, अभिषेक शर्मा के रूप में दिखे, या पहले रोहित शर्मा या विराट कोहली रहे। पाकिस्तान क्यों नहीं वो प्रोड्यूस कर पा रहा है अपना टैलेंट, जो भारत अपना निरंतर करता जा रहा है? ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। पाकिस्तान की टीम जो जिस जज्बे के लिए जानी जाती रही है विश्व क्रिकेट में, उलटफेर के लिए जाने जाते रहे, और फाइनल मैचों में तो उनका प्रदर्शन अगर आप अतीत में जाएंगे ना तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। पिछले 15-20 सालों में गिरावट है, खास करके शोएब अख्तर की युग के जाने के बाद से। लेकिन उसके पहले आप देखेंगे तो इनकी टीम मैच को पलट देती थी। ऐसे टैलेंट इनके पास थे, आज भी होंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनके लोग अच्छे खेल रहे होंगे, लेकिन उनका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उनके चयनकर्ता, ये दोनों सवालों के घेरे में हैं। तीसरी बात, ये सवाल मैं नहीं खड़ा कर रहा हूँ, आप खड़ा कर रहे हैं, ये उनके लीजेंड वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर जैसे महान खिलाड़ी वहाँ बता रहे हैं कि ये कौन से चयन करता है जो इस प्रकार का क्रम बना रहे हैं टीम में और ऐसे खिलाड़ियों को ले रहे हैं। बिल्कुल। जिस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस ही नहीं है, पिछले 10 मैचों में आप उठा के देख लीजिए, ना वो रन बना पा रहा है, ना वो फील्ड सही कर पा रहा है, उसकी फिटनेस का लेवल नहीं है, आप फिर भी उसको उसी टीम में रख रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में राजनीति सबसे ऊपर है रादर देन खिलाड़ी या देश? देखिए पाकिस्तान में हमेशा रही है, और बहुत संकीर्ण स्तर की राजनीति रही उनके क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। हमारे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरह अनुशासन वाले न तो उनके खिलाड़ी रहे, ना उनके चयनकर्ता रहे हैं, क्योंकि अनुशासन एक संस्कृति आपकी है। आज भारत में अभी मैदान में खिलाड़ी खेल रहे हैं, और कपिल देव, श्रीनाथ या श्रीकांत या रवि शास्त्री या आज की जनरेशन में ठीक पीछे रिटायर होने वाले धोनी वगैरह पहुंच जाएं, तो वो सारे खिलाड़ी उनको सर करके बात करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ियों को मलाल है कि उनके जूनियर खिलाड़ी ना उनसे मशवरा लेते हैं और ना तो कोई सम्मान करते हैं। तो ये तो संस्कृति देखिए, इस प्रकार तो बहुत पुराने समय से भी रहा। दूसरी बात आपको याद दिलाऊं, 80s में पाकिस्तान के कप्तान हुआ करते थे इमरान खान, और बड़े नामी क्रिकेटर थे, बहुत काबिल क्रिकेटर थे, मैं उनको बहुत बड़ा गेंदबाज मानता हूँ। उनकी नज़र इतनी तेज़ थी और वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से ऊपर का अधिकार रखते थे। एक उदाहरण आपको बताऊं कि
87-88 में कोई मैच वो फ्लू से पीड़ित होकर अपने बेड पे लेटे हुए थे इमरान खान, और उन्होंने देखा कि एक लड़का डोमेस्टिक कोई मैच था, मेरे ख्याल से हबीब बैंक वर्सेज कराची एयरलाइंस ऐसे कुछ करके एक मैच था, उसमें देखा कि एक लड़का एक्सट्रीम पेस से बॉलिंग कर रहा है। उन्होंने पता करा क्या नाम इनका, पता लगा वो बकार यूनुस थे। उन्होंने कहा सीधे कैम्प में बुलाइए। तो सिलेक्शन देखिए कैसे टैलेंट दे के कर रहे हैं। बिल्कुल यही प्रक्रिया उन्होंने अपनाई 85 में। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान गई होगी, तो न्यूजीलैंड के लोगों ने कहा कि भाई कुछ लोकल बॉलर को हमें दे दिए नेट प्रैक्टिस के लिए। तो उन्होंने देखा कि एक बाएं हाथ का गेंदबाज बहुत अच्छी रफ्तार और बहुत ही सधी लाइन लेंथ से गेंद कर रहा है, वो वसीम अकरम थे। उनको वहीं से लिया और सीधे न्यूजीलैंड के दौरे पर सेलेक्ट किया। तो इस प्रकार की ना हिम्मत भी नहीं रही। राजनीति तब भी थी, राजनीति आज भी है, लेकिन इन राजनीतिक संकीर्णताओं और विवशताओं के बीच भी कोई राह तलाशने वाला पारखी खिलाड़ी वहाँ अब नहीं है। अच्छा, अभी चलिए वापस आते हैं एशिया कप पर। हमने पाकिस्तान के साथ 3 मैच खेले। हमने पाकिस्तान का स्तर हर मैच में बढ़ते हुए देखा। पहले मैच में तो उनका ना फील्डिंग अच्छी थी, ना गेंदबाजी अच्छी थी, ना बल्लेबाजी। हमने उसको बढ़ते हुए देखा। भारत ने जो 3 मैच खेले, आप उनको कैसे देखते हैं कि भारत का परफॉर्मेंस तीनों मैच में कैसा रहा? भारतीय टीम जीत गई ट्रॉफी, तो परफॉर्मेंस को 100% में अंक दे दूं आवश्यक नहीं है जी। भारत इससे अच्छा खेल सकती थी। बिल्कुल। भारत इतना अच्छा खेला नहीं है। हाँ, वो दरअसल जो तिलक वर्मा की नायाब पारी है, और तिलक वर्मा के बारे में एक चीज़ और मुझे पढ़ने को कहीं मिली कि ये जितनी बार फाइनल मैच में ये अभिजीत लौटे हैं, किसी भी मैच में जहां ये नॉट आउट लौटे, वो सब टीम इनकी टीम जीती है। अच्छा, मतलब जहां नॉट आउट आते हैं वहां वो इसका मतलब है ही इज द ग्रेट फिनिशर। और तिलक वर्मा के कल आप देखें कि क्या मनोबल, कितने भारी दबाव के बीच बिल्कुल शांत खड़े थे वो। शांत मनोदशा, हाँ, ये आत्मबल का प्रतीक है आपके। जी, और जी। आप देखिए, मैं तो स्वीप शॉट, तेज गेंदबाजों के खिलाफ इतना क्लीन स्वीप शॉट मैंने तो बहुत दिनों से नहीं देखे। मैं उन्होंने बाहर फेंकना शुरू किया और आप देखिए ऑफ साइड की गेंद को वो ऑन साइड में घुमा के मार रहे हैं। उनके कोच भी थे, वो बीच में आकर के बोले कि भाई इधर डालो, इधर डालो। हाँ, तो ये देखिए, ये नई पीढ़ी के वो लड़के हैं जिनको पाकिस्तान को हराना मनोबल से भी आता है, टैलेंट से भी आता, मैदान में भी आता, मैदान के बाहर भी आता है, और अपने संस्कार से भी आता है। एक सीरीज़ में पूरे एशिया कप में जो हमारा हुआ, उसमें एक चीज़ देखने को मिली, वो है सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी और उनका प्रदर्शन ग्राउंड पर बल्लेबाजी में। कैप्टेंसी तो हम कह सकते हैं उनके डिसीजन इन द एंड थोड़ा क्रिटिसाइज हुए, पर वो प्ले हुए, वो उसका रिजल्ट आया। और उनकी बल्लेबाजी, वो वहाँ उसमें वो चमक नहीं दिखी, और पूरे उसमें वो कहीं ना कहीं बहुत निराशाजनक बल्लेबाजी रहे सूर्य कुमार यादव की। और दूसरी बात, एक शुभमन गिल भी कुछ बहुत ज़्यादा खेल नहीं पाए जितना जाने जाते हैं वो। अब लेकिन फाइनल मैच में आप देखिए कि कैसे होता है कि लक्ष्य भले ही 146-47 रन का है, लेकिन जब आप 3 विकेट गंवा देते हैं तो लक्ष्य उतना मुश्किल अब आपके लिए हो गया। बिल्कुल हो गया। ऐसे में क्या है, जो नए खिलाड़ी हैं, देखिए सैमसन, क्या नाम, संजू सैमसन, छोटी पारी, क्लासिक शॉट, और क्या इम्पैक्टफुल बैटिंग। और एक मैं बहुत बड़ा नंबर दूंगा शिवम दुबे को। इतनी अच्छी हाइट और पर्सनालिटी का खिलाड़ी, और मनोबल आप देखें, कितने लंबे क्लीन शॉट, 6 रन, और जो जिस पर आउट भी हुए बाउंड्री पर पकड़ी गई। और शाहीन अफरीदी ने बड़ा शानदार कैच पकड़ा, अन्यथा वो भी मैच, लेकिन उस मोड़ पर आप स्लो नहीं खेल सकते थे, आपको खेला स्लो, टर्निंग विकेट भी था। बिल्कुल। और इसके अलावा आपने देखा पाकिस्तान के बॉलरों ने कल बड़ी डिसेप्टिव बॉलिंग कैसे की, उन्होंने बीच बीच में स्लोवर बहुत डाले। उनका जो स्पिन का ट्रायो बहुत अच्छा है, लेकिन कल आपने देखा कि भारत के जो कुलदीप यादव, और एक दूसरे हैं, वो क्या नाम उनका है, वरुण चक्रवर्ती को तो बड़ा मिस्टीरियस बॉलर माना जाता है। आप जज ही नहीं कर सकते कि मतलब गेंद रिलीज हुई, और आप अगर एक्शन से आपने गेंद को नहीं जज कर लिया कि किधर घूमेगी, तो आप पिच होने के बाद आपके पास समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बॉलर है। और कुलदीप यादव की गेंद, वो खास करके पूरा मैच उस व्यक्ति ने पलटा है। मेरे ख्याल से एक ओवर में 3 विकेट हैं उनके, और उनकी गेंद घूमती बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं। कूल है, अच्छा लेंथ को भूलते नहीं, आप उनकी लेंथ तक एग्रेसिव होकर बहुत नहीं जा सकते। वो हमेशा लेंथ को अपना इतना रखते हैं कि बल्लेबाज के लिए वो मुश्किलात ही खड़ी करे। तो ये खिलाड़ी देखिए, सब जो नई जनरेशन के हैं, मैं तो शुरुआत के 3 प्रमुख बल्लेबाजों के पेविलियन लौट जाने के बाद इस जीत के मायने और महत्व और कई गुना बढ़ गया है। भारत के लिए तो वैसे भी ये एक कह सकते हैं स्टेटमेंट वाला मैच था, क्योंकि हमें कुछ प्रूव करने गए थे हम लोग वहाँ पर। 3 मैच में भारत के ऊपर आरोप लगा कि हमने हैंडशेक नहीं किया। कल तो एक और चीज़ देखने को मिली, पहली बार ऐसा हुआ कि 2 प्रेजेंटर्स टॉस के वक्त मौजूद थे, रवि शास्त्री और शायद उनकी तरफ से वसीम अकरम थे, कौन थे, तो वो 2 प्रेजेंटर वहाँ मौजूद थे।
वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। हाँ। रवि शास्त्री ने उनके कप्तान से बात नहीं करी, सलमान आगा से। हाँ। आप इसको भी कैसे देखते हैं कि मतलब क्या हम जो ये एक सीरीज हुई है शायद ये इतिहास में याद रखी जाएगी। बिल्कुल याद एक रखी क्रिकेट मैच सीरीज ऐसी भी हुई जहां पर जिसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है, वो वहां पर पर्सनल राइवलरी हावी हो गई। देखिए, दोनों देशों के बीच जो इस समय तपिश है, जो तलखियत है, वो बहुत ज़्यादा है। जी। और जैसा आपने शुरू में ही बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर ऑन से जोड़ा है। फील्ड कहा। एक प्रकार की ये पाकिस्तानी टीम पर भारतीय टैलेंट की और क्रिकेट टीम की मजबूती की स्ट्राइक ही है, मैं तो साफ कहूँगा। और दूसरी बात यह है कि इस मैच के 2-3 और चीज़ें जो देखने को मिली, जो दुनिया में हमेशा चर्चा में रहेंगी, कि भारतीय खिलाड़ियों का साफ मना कर देना कि मैं हाथ मिलाने नहीं जा रहा हूँ। सच भी है, जब दिल्ली ना मिले तो हाथ मिलाने का एक क्या महत्व, एक औपचारिकता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नियम हो सकते हैं, लेकिन अब भावनाओं का भी कहीं न कहीं सम्मान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, जो हारिस रऊफ मेरे ख्याल से है, वो जो बाउंड्री पर उन्होंने एक गेस्चर दिया, हाँ, जहाज उसके बाद जैसा विकेट कुछ लेने के बाद भी करके दिखाया वो भी करके दिखाया। और इससे पहले भी देखिए, पाकिस्तान के खिलाड़ियों द्वारा लगातार स्लेजिंग करने का एक इतिहास रहा है। उनका कभी व्यवहार इतना डिसेंट मैदान में रहा नहीं है। और बहुत पहले आप जाएं तो जावेद मियांदाद वगैरह तो पहली स्लिप दूसरी स्लिप में खड़े होकर कुछ न कुछ कहते ही रहते थे। हालांकि जब बाद में पुराने खिलाड़ी हो गए, आपस में इन लोगों का अपना एक सम्मान का भाव है, होगा उसको वगैरह का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन विश्व क्रिकेट में जो चीज़ें याद की जाएंगी उसमें कड़वी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ है। अब पाकिस्तान के खिलाड़ी भी बहुत तेवर में थे और उन्होंने ये लगातार दिखाने का प्रयास किया कि हम आपसे किसी मामले में कम नहीं हैं। और कम क्या वो तेवर और वो प्रतिद्वंदा होनी चाहिए, लेकिन वो आपके हाव भाव में कैसे झलक सकती है? वही आप किसी को चढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं? अरे आपको जवाब देना, आप प्रदर्शन से दे के दिखाइए। वो उनको तो खुला मैदान है, वो तो आप में है नहीं ना। अच्छा, आपका अगर कल के मैच में मैं आपसे फेवरेट मोमेंट पूछूं, क्या रहा वो आपका, जिससे पूरा मैच आपको मेमोरेबल रहेगा, आगे तक के लिए याद रहेगा? मुझे तो देखिए, जो अंतिम 6 गेंद में 10 रन बनाना आज की अवधि में क्रिकेट जितना तेज हो चुका है, कोई बहुत मुश्किल बात तो है नहीं, जबकि खास करके 6 विकेट या 5 विकेट आपके हाथ में है। लेकिन इसके बावजूद मैं देखूंगा कि पहली गेंद पर 2 रन और दूसरी गेंद पर जो छक्का मारा है उसने, वो बहुत टर्निंग मोमेंट है। हालांकि उसके पहले भी मैं तो कहता हूँ, जो ये मैच 3-4 टुकड़ों में भारत जीतने के मोड़ पर ले आया है। ये जो छोटी छोटी साझेदारियां हुई, 50 रन 60 रन 50 से 60 रन के बीच की जो 3 लोगों के बीच साझेदारियां हैं, यही जीत की नींव रखी गई। लेकिन अंतिम ओवर अत्यंत महत्वपूर्ण फिर भी था। और जैसे उन्होंने छक्का मारा, सारा दबाव खत्म हो गया। उससे पहले भी आपने देखिए 2-3 बाउंड्रीज लगी हैं और दबाव को आपने रिलीज कर दिया। वरना लो स्कोरिंग गेम्स कई बार बहुत मुश्किल और बहुत भारी पड़ते हैं। उसी से ठीक पहले आप देखिए, श्रीलंका भारत का पीछा करते हुए 200 पार कर गई। सुपर ओवर में मैच बचा, सुपर ओवर में मैच गया। और सुपर ओवर इतना खराब आज तक दुनिया में किसी नहीं होता, नहीं देखा। शायद ये भी इतिहास ये भी हद ही है कि मतलब इस बात के लिए सुपर ओवर में आप गए थे। बिल्कुल। मतलब इससे बढ़िया तो पहले हार जाते। सुपर ओवर में दुनिया कितना अच्छा खेलती है और आप ऐसे जाकर ढह गए वहां पर, और आप ऐसा खेल रहे हैं। जी जी। सर, हमने भारतीय क्रिकेट का एक युग ऐसा भी देखा है जहां पर भारत पाकिस्तान के दबाव में रहता था और जीतना और खेलना, मतलब इस फील्ड पर वो दबाव झलकता था खिलाड़ियों पर कि कैसे वो जीतेंगे। और आज हम देखते हैं कि उल्टा पिक्चर है, पाकिस्तान दबाव में रहता है कि कैसे वो जीतेगा, कैसे वो खेलेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब मिड 80s में शारजाह कप हुआ करते थे, तो एक तो शारजाह का जो वातावरण था वो पाकिस्तानियों को रास ज़्यादा आता था जी। और भारतीय टीम वहाँ हमेशा दबाव में रहती थी। भारतीय टीम जीती भी है, लेकिन हारने के खतरे ज़्यादा रहते थे, क्योंकि खिलाड़ी, जो सीनियर खिलाड़ी, टैलेंट तो भारत में तब भी था, आज भी है, लेकिन वो दबाव में आ जाते थे। उस समय पाकिस्तान के पास भी मिडिल ऑर्डर के बहुत अच्छे बल्लेबाज थे, उनकी गेंदबाजी हमेशा अच्छी थी। भारत के पास भी थे, लेकिन कहीं कुछ ऐसा चलता था कि वो भारत दबाव अपने ऊपर ले लेता, दबाव खिलाड़ियों के चेहरे पर दिखता भी था। लेकिन ये सौरभ गांगुली और वीरेंद्र सहवाग का जब युग आता है, मेरे ख्याल से 2004 होगा, जब मुल्तान का सुल्तान कह के 13 शतक मारा था। और वीरेंद्र सहवाग से साहसी बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट टीम ने पैदा नहीं किया जी। दुनिया के किसी, और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बॉलरों को उन्होंने खेला है। वो बैट वर्सेस बॉल का जो कंपटीशन था, उन्होंने आकर के सीधा एक तरफा अब खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में जो योगदान दादा का है, जो सौरभ गांगुली जिनको आप लोग कहते हैं, उसने दिखाया कि लड़कर जीतना और जीतने के मनोभाव के साथ मैदान में उतरना किसको कहते हैं। सौरभ गांगुली को हम कह सकते हैं मॉडर्न डे जो हमारी क्रिकेट टीम है उसके वो आर्किटेक्ट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत लंबे शॉट मारते थे सौरभ गांगुली। आप उनके छक्के देखें ना, तो वो छक्के क्रमशः स्टेडियम के पास जाते हुए और हाइट पकड़ते जाते थे जी। ये बड़े मिस्टीरियस छक्के उन्होंने मारे जिंदगी में। और मनोबल बहुत अच्छा, फाइटर बहुत बड़ा था। इसके बाद इतने कूल माइंडेड उनके पास एक बैट्समैन थे राहुल द्रविड़, जिनको दावाल कहा गया। सचिन तेंदुलकर तो
मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन के बाद महानतम बल्लेबाज कहे जाएंगे। बिल्कुल। मैंने लारा को बहुत ध्यान से देखा है और मैंने और भी बल्लेबाजों को बहुत ध्यान से देखा है, विश्लेषित किया है। जो अस्थायित्व तो सचिन की बल्लेबाजी में रहा वो इन लोगों में नहीं रहा। इन्होंने बड़े खराब फेज भी देखे, फिर अचानक बहुत हाई स्कोर करके फिर एवरेज को मेंटेन कर ले गए। लेकिन सचिन तेंदुलकर वनडे में सर विवियन रिचर्ड के बाद उतना महान खिलाड़ी दुनिया ने पैदा नहीं किया, तो वो भी वो इसी दौर के लोग हैं। पाकिस्तान के साथ था कि उनके पास बड़े विस्फोटक अच्छे बल्लेबाज हुआ करते थे, लेकिन बहुत, जैसे इंजमामुल हक ने बहुत रन बनाए, मोहम्मद यूसुफ ने बहुत रन बनाए, जावेद मियांदाद ने बनाए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत नहीं बनाए। भारत में आप देखेंगे तो 18-20 शतक वाले आपको 10-12 खिलाड़ी मिल जाएंगे, ऐसे पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये स्थितियाँ बदली हैं। देखिए, तो जैसे कि अभी आपने कहा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो एक समय उसका दबदबा रहा, पर वो उसके जो कारण था वो बॉलिंग था। अभी जैसे पहले ही बात करी कि अब वो बॉलिंग का स्तर नहीं दिखता है। क्या कारण है कि वो टैलेंट होने के बावजूद भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जैसे आप शाहिन शाह अफरीदी की बात करें, रौफ की बात करें, रौफ का तो बहुत ख़राब प्रदर्शन रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। वो अपने जो इंटरनल मैच होते हैं, जो आपकी जो ट्रॉफीज़ हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो अपने जो क्या बोलते हैं उनको, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, पर वो बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रदर्शन नहीं कर पाते। असल में देखिए, पाकिस्तान की गेंदबाजी इसलिए आपको कमतर और दिशाहीन भी नज़र आती है कि पाकिस्तान के पास अब इमरान खान जैसा बाहर बैठा हुआ एक समझदार व्यक्ति नहीं है जो एनालिसिस कर सके कि बॉलर होना कैसे चाहिए। वसीम अकरम बकानी जैसे दुनिया के महान गेंदबाजों में जो उनका नाम शामिल होता है, इनका एक युग रहा है। और ये एलन डोनाल्ड, कर्टली इमरोज, कर्टनी बॉल्स और उस दौरान डैनी मॉरिसन, जो भी बड़े बॉलर थे, सबसे बहुत ऊपर के बॉलर ये दोनों थे। लेकिन इन्हीं से कोई मशवरा और सलाह नहीं ले रहा है। आपके पास इतने सीनियर बैठे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, सीख नहीं रहे। कोचिंग पाकिस्तान की बहुत पुअर है। मैदान में हाई बाउंसी पिचें नहीं बनाते हैं, वो जीतेंगे कहाँ से? उनके लिए तो अब जो आप दबाव की बात कह रहे थे, मेरा दावा है कि आने वाले 20 सालों तक पाकिस्तान की टीम ऐसे ही भारत के आगे दबाव में रहेगी, क्योंकि भारतीय टीम उससे बहुत आगे जा चुकी है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों का मनोबल उससे बहुत, भारतीय टीम के नई जनरेशन के खिलाड़ी अब अतीत में जाते ही नहीं, हम कभी दबाव में भी रहते थे। तो ये होता है। जो भारत पाकिस्तान की राइवलरी है उसका एक स्कोर कार्ड भी मेंटेन किया जाता है। लोग बड़ा ध्यान रखते हैं कितने मैच भारत ने जीते, कितने पाकिस्तान ने जीते। अब वो स्कोर कार्ड कहाँ? उसमें देखिए ऐसा है कि एक फेज है जी। 2004-05 तक का देखेंगे तो पाकिस्तान ने भारत से ज़्यादा मैच जीते हैं जी, एक दिवसीय क्रिकेट में भी और टेस्ट में भी। उसके बाद भारत ने बहुत ज़्यादा उनसे जीते हैं। तो ओवरऑल जैसे मुझे अगर थोड़ी सी स्मृति ठीक हो रही होगी तो T20 क्रिकेट में भारत का पलड़ा बहुत भारी है। 15 मैचों में शायद 12 भारत ने जीते हुए हैं। और वनडे में पाकिस्तान ने की थोड़ी सी लीड है, पाकिस्तान की भी थोड़ी सी लीड होगी। और लेकिन एक जो आंकड़ा पाकिस्तान के पक्ष में अगर वो सच है कहीं जाता है कि किसी भी टूर्नामेंट में जब भी भारत पाकिस्तान फाइनल में आमने सामने हुए तो 12 बार में जो कल तक का रिकॉर्ड था शायद वो 8 बार पाकिस्तान ने जीता है और 4 बार टूर्नामेंट में, फाइनल में किसी भी क्रिकेट के टूर्नामेंट के फाइनल में जब दोनों टीमें गई हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान को बड़ी अप्रत्याशित और उलटफेर वाली टीम कहा जाता था। लेकिन अब जैसे कल भारत ने उस स्कोर को 5 कर लिया, आने वाले अगर 10 मैच कराओगे 10 में से 9 बार जीत जाएगा। क्योंकि कल मैं किसी बड़े खिलाड़ी को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि बड़े मैच जैसे भारत का जो स्तर है वो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का स्तर है और पाकिस्तान अब बहुत नीचे है। हाँ, उनको खेल का वो स्तर बचा नहीं है वहाँ पर, कलेक्टिव एफर्ट भी तो नहीं दिखता। आप एक विकेट पर 113 बनाते हो और 146 पर ऑल आउट हो जाते हो। अब दुनिया में कहाँ से किसी टीम के खिलाफ कैसे खेल सकते हैं? बिल्कुल वो और जो आपने तेज गेंदबाजी की बात कही, शाहिन अफरीदी को भी मैंने देखा कल बहुत एग्रेशन के साथ बॉलिंग कर रहे थे। उनकी कुछ गेंदें 145 भी गई, लेकिन मैं देख रहा था कि लाइन लेंथ को इतना सटीक पकड़ कर बॉलिंग कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा जैसा बेहतरीन नज़र वाला बल्लेबाज भी चूक रहा था। 2 या 3 गेंदें उनकी विकेट कीपर के दास्तानों तक पहुंची हैं भेद कर। हाँ, और वेरिएशन बहुत दिख रहा था कल, स्पीड में वेरिएशन बहुत था। लेकिन शाहिन अफरीदी की बॉलिंग के कैलिबर को मैं ध्यान में रखते हुए कहता हूं कि वो पाकिस्तान के नए या अगले वसीम अकरम तो नहीं है। बिल्कुल कोई बन पाएगा इनकी टीम में से? अभी लगता है आपको कि वो बड़े जो शूज़ हैं उनको कोई फिल कर पाएगा? देखिए, टैलेंट होंगे वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में, तेज गेंदबाजी के होंगे, लेकिन जब तक वो बड़े खिलाड़ियों का मार्गदर्शन नहीं लेंगे। टैलेंट तो बहुत होते हैं लेकिन मार्गदर्शन चाहिए, फिर ट्रेनिंग चाहिए, एक पैटर्न चाहिए, फिर उसके बाद उसके अंदर एग्रेशन चाहिए। वकार ने उसके बारे में जानते हैं, इतना लगन थी उनको अपने ज़माने में कि नेट प्रैक्टिस के दौरान वो एक स्टंप लगाकर दिन भर बॉलिंग करते रहते थे।
इसीलिए तो वकारुनिस की यॉर्कर को दुनिया में सबसे बड़ी यॉर्कर माना जाता है। लहराती हुई गेंदें, कई बार तो बल्लेबाज हट नहीं पाता था, पैर पे गेंद लगेगी, पैर को बचाने में स्टंप टूट जाता था। वो चीज़ें अब कहाँ हैं? वो तो है ही नहीं है। बल्कि भारत के गेंदबाज पाकिस्तान से बहुत तेज फेंकते हैं। हाँ, अब बुमराह को देखिए आप। बुमराह तो खैर, बुमराह को तो वसीम अकरम ने ही मान लिया, वकारुनिस ने ही मान लिया कि इससे बड़ा बॉलर तो नहीं है फिलहाल। बुमराह तो अपने आप में एक जादू है। जी। टेस्ट क्रिकेट, वनडे, T20, क्या एवरेज है। जो एवरेज 20 से नीचे का एवरेज वेस्टइंडीज के गेंदबाज कैरी करते थे जमाने, वो बुमराह इस समय कर रहा है जब दुनिया के सारे विकेट बैटिंग बन चुके हैं, सारे बैटिंग बैटिंग ट्रैक। बिल्कुल बिल्कुल। तो बुमराह को तो मैं रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। बुमराह अगर जिस जमाने में गेंदबाजी को प्रश्रय देने वाली फील्ड बनते थे, पिचें बनती थी, अगर उस जमाने में बुमराह होता तो वो तो रिकॉर्ड मेरे ख्याल से 14.5 का एवरेज होता है इस बिल्कुल बॉलर। बिल्कुल। और अनप्लेएबल बॉलर होते वो, तो इसमें कोई दो राय नहीं। अब पाकिस्तान, अब देखिए अपना मयंक यादव है, उमरान मलिक जो अभी वहाँ जम्मू कश्मीर का लड़का था, इनकी पेस पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा हर्षित राणा भी, उनकी भी अच्छी स्पीड दिख रही थी मुझे। तो अब भारत की टीम गेंदबाजी में भी, फील्डिंग में भी, मनोबल में भी, तैयारी में भी, बैटिंग में भी पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुकी है। जैसा आपने कहा, ये नए भारत की नई टीम है और बदलाव झलकता है। बिल्कुल। तो अब हम कह सकते हैं कई मायनों में, जहां जैसे हम बॉलिंग में पिछड़ते थे, अब हमने उसको भी अपना पूरा कर लिया है। हाँ। बैटिंग तो हमारी शुरू से ही अच्छी रही है। भारत एक संपूर्ण क्रिकेट टीम बन रही है और ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के स्तर की टीम बन रही है। लेकिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी आज भी अस्थिर है, अनिश्चित है। गहराई पर्याप्त होने के बावजूद पूरे क्रम को सजा कर ये परिणाम आपके पक्ष में आ गया तो आप संतोष कर सकते हैं। लेकिन इतनी गहरी बल्लेबाजी के बाद 20वें ओवर तक मैच जाना, ये संकेत करता है कि आने वाले दिनों में, जैसे फरवरी वगैरह में शायद वर्ल्ड कप मैंने सुना है, तो आपको इन कमियों से उबरना होगा। और कल भारत ने एक और खेल में दिखाया कि जैसे मुझे ऑस्ट्रेलिया की याद आ गई। ऑस्ट्रेलिया के जब विकेट गिरते थे तो ऑस्ट्रेलिया वाले सिंगल बहुत लेते थे। उन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि 4 गेंद पर सिंगल लेना है, और कोई भी कितना भी बड़ा बॉलर हो, 6 गेंदों में एक आध गेंद ऐसा फेंकता ही है कि आपको चौके की गुंजाइश बन जाती है। तो ये धैर्य जो भारत के मिडिल ऑर्डर ने दिखाया 3 विकेट खोने के बाद, जीत की सिर्फ वजह वही है। मतलब पर ओवर एक बाउंड्री और बाकी आप सिंगल लेते रहिए। वहीं से शायद गेम बदल गया, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद थी वो विकेट ले लेंगे और वहां पर उन्होंने नहीं पाई। बिल्कुल, जो गैर जिम्मेदाराना शॉट मार के यादव और अभिषेक शर्मा आउट हुए हैं जी, उसकी तो आवश्यकता कल थी ही नहीं। इतना हाई स्कोरिंग गेम तो था नहीं। बिल्कुल, वो मतलब उसको शायद मुझे ऐसा लगता है वो भाप नहीं पाए कि क्या रिक्वायरमेंट है और आप क्या खेलने नहीं, बहुत दूर से खेला ना। बस अभिषेक को अगर मुझे याद आ रहा है तो वो बॉल बहुत दूर थी, और अब शुरू के तीनों बल्लेबाज एक ही क्रम पे आउट हुए हैं, एक ही जगह आउट हुए हैं। एक ही जगह आउट हुए हैं। तो ऐसी तो गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी को आपकी जीत की आड़ में छुपाया तो नहीं जा सकता। बात तो उस पर भी करनी होगी। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सारे क्रिकेट प्रेमियों और खेल प्रेमियों तक आपकी बात पहुंचेगी, आपके विचार पहुंचेंगे, और आपको पुनः दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं कल की भारत की जीत के लिए। और लास्ट में चलते चलते एक प्रश्न और, अगर कल आपको किसी भी एक प्लेयर को मैन ऑफ द मैच मिला है, कल तिलक वर्मा को मैन ऑफ द मैच मिला है, अगर आप किसी एक सेकंड प्लेयर को देखें जिसका परफॉर्मेंस टर्निंग इवेंट था कि वहां से मैच मुड़ गया, तो आप किसको देखेंगे? शिवम, देखो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसमें एक समय ऐसा होता था जब संयुक्त रूप से मैन ऑफ द मैच भी होते थे, तो मैं उस युग में लौट जाता हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मैं स्पष्ट निर्णय ले रहा हूँ। तिलक वर्मा और कुलदीप यादव, ये दोनों संयुक्त मैन ऑफ मैच है। हाँ, मतलब इसमें एक को भी आप पीछे जरा सा हटाएंगे तो मैच भारतीय टीम जीत नहीं रही है। तो इन दोनों के परफॉर्मेंस से ही कल भारत ने ये मैच पलटा। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद शिवम, धन्यवाद।